स्टूडेंट स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें हम आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। ये है क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कौन कौन से क्लोजेस रखे गए होते हैं कंपनी से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्लोज देख रहे हो, नेम क्लोज, यानी कंपनी का नेम क्या होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किस जगह पे या किस स्टेट में लोकेटेड होगा। ऑब्जेक्ट क्लोज, कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट पे काम करने वाली है। लाइबिलिटी कितनी होगी, कैपिटल क्या होगा। सब्सक्रिप्शन क्लोज क्या होंगे। एंड ओनली इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, और ये स्पेशल क्लोज है जहाँ पे एक ही ओनर होगा कंपनी का, ओनली वन पर्सन ऑफ अ कंपनी। तो उस सिचुएशन में क्लोज 7 और 8 भी आएंगे। वो होगा consent to buy all shares and appointment of a legal heir in case of death। तो ये टोटल मिला के 6 क्लोज जो कि नॉर्मल कंपनी में, पब्लिक या प्राइवेट कंपनियां में लगती हैं, और इन केस ऑफ जो सिंगल पर्सन कंपनी है उसमें 2 केस जो क्लोज है वो और भी ऐड हो जाते हैं 7 और 8 नंबर का। ओके तो आज हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट है नेम क्लोज। नेम क्लोज क्या है, किस तरह से हमारे कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेम क्लोज ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नेसेसरी टू स्टेट द नेम ऑफ अ प्रपोज्ड कंपनी। ये प्रपोज्ड कंपनी यानी जिस कंपनी को आप इनकॉर्पोरेशन के लिए ले गए थे, जिसका आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ले गए थे, उस कंपनी का प्रपोज नेम यानी आपने क्या नाम सजेस्ट किया है उसका। बीइंग आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कंपनी मस्ट हैव इट्स नेम, क्योंकि ये लीगल आर्टिफिशियल पर्सनालिटी रखता है मार्केट के अंदर, इसलिए इसका नेम होना ज़रूरी है। इट इज़ अ प्रिविलेज फॉर द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी टू सेलेक्ट नेम ऑफ द कंपनी एज दे डिज़ायर। ये पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रमोटर के ऊपर, जो कंपनी को प्रमोट कर रहा है, कंपनी को स्टार्ट कर रहा है, कि वो कंपनी का नाम क्या रखना चाहता है। वो अपने अकॉर्डिंग नाम रख सकता है कंपनी के। हाउ एवर दिस डिस्क्रिएशन टू द हैव अ डिज़ायर नेम ऑफ अ कंपनी शुड बी फॉलोड रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन डिज़ायर नेम रखते समय भी आपको कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं नेम रखते समय कौन से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट दिया है, name stated in the memorandum of the company should not be identical with the or resemble with the name of any existing registered company। आपको कंपनी का नाम वो बिल्कुल भी नहीं रखना है जो कंपनी का नाम ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है या उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे किसी के भी नाम को आप कॉपी नहीं कर सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखना है। The name should not be undesirable or objectionable and should not be constitute to any offense under any law। ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो अनडिजायरेबल हो। अब आप है ना ओसामा बिन लादेन नाम रख दो अपने कंपनी का, तो सिंपल सी है कि अनडिजायरेबल है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पे लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि किसी आप टेररिस्ट का नाम कैसे रख सकते हो कंपनी का। और सेकंड थिंग कि कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है, कानून है, उसका उल्लंघन करता हो। थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करें तो नो वर्ड एंड No word and expression in the name of a company should be such that encourage impression that a company is connected with the central or state government or local authority or a body corporate constitution by central and state government। For example, President, Rashtrapita, फादर ऑफ अ नेशन एंड प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोर्ट और गवर्नर एटसेट्रा। और आपको ऐसे भी कोई नाम नहीं रखना है जो कि भारत सरकार से या राज्य सरकार से जुड़ा हुआ हो। किसी गवर्नमेंट का नाम जैसे प्रेसिडेंट हुआ, राष्ट्रपिता हुआ, इनके नाम को आपको रख के ख़राब नहीं करना है, ठीक है।
क्योंकि इन लोगों के नाम है ना बहुत ही ज़्यादा लाइबल होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं हमारे कंट्री के लिए, इसलिए इन लोगों के नाम का हमें कभी भी कंपनी के लिए यूज़ नहीं करना है। और ऐसा तो बिल्कुल लिखना नहीं आगे कि प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई अदर गवर्नर है, कोई भी। Every public company with a limited liability must add the word limited, and the private company must have private limited at the end of name. Okay, कोई भी पब्लिक कंपनी जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ मार्केट में एंटर कर रही है, उसके नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगा होना कंपलसरी है। एंड सेकेंड वन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, जो प्राइवेट कंपनी है उनके नाम के पीछे क्या लगा होगा, ये प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दो क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं कि विच कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी मस्ट हैव एड विच वर्ड इन द लास्ट ऑफ इट्स नेम। तो याद रखना है लिमिटेड, एंड प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड। Companies propose to be established for the purpose of promotion of commerce, art and science, sport, research, social welfare, religion, charity, having no motive to distribute the profit in the form of dividend, are exempted from adding the word limited or private limited. Okay, जो कंपनी खास करके किसी रिसर्च के लिए, साइंस, स्पोर्ट्स एंड कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए या रिलीजन या चैरिटी के लिए काम कर रही है, उस कंपनी का मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता और वो डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, एग्जम्पशन होता है उसके ऊपर। इसीलिए ऐसी कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड अपने नाम के पीछे नहीं लगा सकती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये था नेम क्लोज जो हमने अभी देखा। अगर अब हम बात करें रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज की, तो देख लेते हैं क्या दिया है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज के अंदर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इटसेल्फ एवरी कंपनी हैज टू मेंशन द स्टेट ऑफ विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। कौन सा स्टेट में आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, इस बात का पूरी तरह से जिक्र मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्लियर होना चाहिए। A company must have form of a 15th day of the incorporation must have registered office which is capable to receiving and acknowledging all communication and notice to be the address to it. Okay, जब आपको incorporation सर्टिफिकेट मिलता है उसके 15 दिन के अंदर आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का जो लोकेशन है, एड्रेस है, वो आपके कंपनी रजिस्ट्रार के पास होना चाहिए ताकि आपके कंपनी के नेम पे इजीली कम्युनिकेशन एंड कोरस्पोंडेंस किया जा सके। All correspondence and communication to the company must be addressed to the registered office. आपके कंपनी से जुड़े हुए जितने भी कोरस्पोंडेंस एंड कम्युनिकेशन होगा वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस से ही होगा, तो इसलिए वो होना जरूरी है। The territorial jurisdiction of a court is also determined from the address of registered office of a company. The member of a company or other parties who want to examine the document personally or obtain additional information about the company may approach the registered office. अगर कोई भी पर्सन या कोई कंपनी का कोई मेंबर है या फिर कोई पर्सन है जो आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना चाहता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस आके वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए याद रखना है इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन के अंदर, तो 15 डेज के अंदर आपको ये सारे प्रोसेस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज का पूरा करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्लोज की अगर हम बात करें तो उसका वो है हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज। ओके, ऑब्जेक्ट क्लोज की बात करें कि कंपनी किस तरह की एक्टिविटी करने वाली है। It is mandatory for every company to state its memorandum of association the objective for which company is proposed to be incorporated. ओके, यहाँ पे आपको मेमोरेंडम में इस बात की जिक्र करनी रहेगी, इस बात को मेंशन करना रहेगा कि कंपनी किस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, किस तरह के ऑब्जेक्टिव के लिए इनकॉर्पोरेशन में आई है। ऑब्जेक्ट क्लोज कैरीज द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द एंटायर मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। कंपनी में जितने भी क्लोज है मेमोरेंडम से रिलेटेड, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज है ऑब्जेक्टिव क्लोज। द प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी आर लिबर्टी टू हैव अ चॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी। कंपनी का जो प्रोमोटर होता है, जो कंपनी को प्रमोट करता है,
उसको ही पूरी तरह से उसका राइट्स होता है कि वो कंपनी की किस तरह के ऑब्जेक्टिव का चुनाव करना चाहती है। हाउएवर द फॉलोइंग आर द रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द प्रोमोटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट अगेंस्ट एनी लॉ और प्रोविजंस ऑफ अ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए जो हमारे कंपनी लॉ को या प्रोविजंस को ब्रोक करता हो। ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी मस्ट नॉट अगेंस्ट एनी पब्लिक पॉलिसी और प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसी भी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट का आपको सिलेक्शन नहीं करना है जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रोक करता हो या उसका उल्लंघन करता हो। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कंट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ एनी जनरल लॉ। कोई भी जनरल जो नॉर्मल लॉ होता है जो पब्लिक के लिए बनाई जाती है वो भी ब्रोक नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की बात की है। अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होता है, तो ध्यान रखना है जो एक्ट पे किसी भी तरह का बैन हो जो हमें करना नहीं चाहिए, अगर इस तरह की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते हो उसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अ कंपनी कैन pursue only those objects which are clearly mentioned in the memorandum of association। एक कंपनी को सिर्फ वही एक्टिविटीज वही उसी ऑब्जेक्ट पे काम करने का राइट्स होता है जो उसने क्लियरली किस में मेंशन किया होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। A company possesses only those powers which are either explicitly and impliedly conferred upon the virtue of memorandum of association। हमें वही दो अधिकार दिए जाते हैं जो इम्प्लाइडली या फिर एक्सप्लिसिटली जो हमें वही इंफॉर्मेशन या फिर वही अधिकार दिए जाते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के वर्च्यू में लिखा होता है। Any activity in the access to what the state in the object clause will be void and the same will be declared ultra virus act। ओके, कोई भी ऑब्जेक्टिव जो कोई भी वर्क है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं किया गया है उसे आपको वॉइड करना रहेगा, और अगर फिर भी आप ये करते हो तो इसको क्या डिक्लेयर करेंगे, ये अल्ट्रा वायरस एक्ट माना जाएगा। इफ द एक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस इज डज नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप such an act absolutely void even the whole body shareholders ratify it and make the binding upon the company। यहाँ तक कि आप अगर इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो जो मेमोरेंडम में कहीं बताया नहीं गया है कि आप इस तरह के काम करने वाले हो, तो शेयर होल्डर्स आपके ऊपर क्लेम कर सकते हैं आपकी कंपनी के ऊपर, और दूसरा क्या कर सकते हैं कि उसको वाइंडिंग अप की तरफ भी ले जा सकते हैं, यानी कंपनी को बंद करवाने का भी अधिकार रखते हैं। तो ध्यान रखना है आपको। ओके, फर्स्ट पॉइंट इसमें है द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट। कोई भी एक्ट जो मेमोरेंडम में बताया नहीं गया और ऐसा कोई एक्ट कंपनी में होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो कंपनी का डायरेक्टर। सेकेंड पॉइंट आता है कोर्ट कैन प्रिवेंट कंपनी फ्रॉम द डूइंग सच एक्ट। कोर्ट इस पर रोक लगा सकती है इस तरह की एक्टिविटीज पे। थर्ड है अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड। यहाँ में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन नहीं करना है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव के खिलाफ हो। फोर्थ है फॉर एनी अल्ट्रा वायरस एक्ट बाय एनी एम्प्लॉय एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी द कंपनी कैन फॉर हेल्ड लाइबल। अगर कंपनी में काम करने वाला कोई भी मेंबर या एम्प्लॉय जिससे आप कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का अल्ट्रा वायरस एक्ट करवाते हो तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगा। फिफ्थ आता है द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी अल्ट्रा वायरस एक्ट। कोई भी ऐसा एक्ट कंपनी की तरफ से हो रहा है और जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान होता है, थर्ड पार्टी मीन्स कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जो उनको किसी तरह का नुकसान होता है आपके एक्ट की वजह से, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, डायरेक्टर। In order to avoid our situation, generally company include most area of a function of the term any other object in object clause its memorandum of association। जनरली कंपनी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करती जो उसके मेमोरेंडम में और ऑब्जेक्ट क्लोज में मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो हमने मेमोरेंडम में शामिल ना किया हो। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।